Good morning, dear students. So today we are going to discuss about urine formation. Last time we have discussed about anatomy of the nephron, anatomy of the kidneys as well in detail. Urine formation. Now, what are the basic processes involved in urine formation? So starting with the first one, that is glomerular filtration. It is followed by reabsorption, then secretion through tubules. So filtration, reabsorption and at the end secretion. ये तीन processes basically involved रहती है in the formation of urine. Now starting with first of them, glomerular filtration. So dear students, ये हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इन द लिक्विड फॉर्म. इट इज एक्चुअली कलेक्टेड बाय ब्लड इटसेल्फ. ओके, और अल्टीमेटली ये सारे प्रोडक्ट्स आते कहां तक है? किडनी तक. और वो कैसे आते हैं? तो ऑब्वियसली इट इज थ्रू द एफरेंट आर्टरियोल. और यहाँ पे जो पूरा ग्लोमेरुलस बन रहा है विच इज द टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज के उसके थ्रू ये यहाँ पे आता है. एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर ग्लोमेरुलर पोजीशन इट इज गोइंग टू बी फिल्टर्ड आउट. और इसीलिए फिल्ट्रेशन के लिए ये पूरा यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल दिया हुआ है. दैट इज द कैप्सूल फॉर फिल्ट्रेशन. एक चैम्बर बन रहा है यहाँ पे. यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन के लिए कैपिलरीज है उस कैपिलरी का एनाटॉमी भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है. यू कैन सी ओवर हियर इन डिटेल. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरा जो फिल्ट्रेशन के लिए कैपिलरी, उस कैपिलरी का वॉल एंड द एंटायर एरिया ऑफ द कैपिलरी, यू कैन सी these are food processes on capillary wall. These are filtration slits. ये पूरा वॉल जो है वो थिक है और ये बीच में जो स्लिट्स दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है. मेम्ब्रेन तो है लेकिन वो कौन सा है? ओके, अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो दीज आर द साइड्स ऑफ द फिल्ट्रेशन. मतलब यहाँ से फिल्ट्रेशन होने वाला है बिकॉज बाकी का जो फूड प्रोसेसेस वाला जो पूरा एरिया है वो तो थिक सरफेस है. अंदर की साइड आप देख रहे हैं दैट इज कैपिलरी का पूरा एरिया. ओके, पूरा नेट मैश लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है. तो वहां से ही वो पोर आउट हो रहा है, मतलब फिल्टर आउट हो रहा है और इस मेम्ब्रेन से ये बाहर निकलने वाला है. इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी कैरिड आउट इन बाउमेंस स्पेस, बाउमेंस कैप्सूल. ऐसा कैसे हो रहा है? तो बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर इन द कैपिलरी इट इज कॉजिंग दिस फिल्ट्रेशन थ्रू द three of the layers. Okay, number one, first layer, that is the endothelium of the glomerular blood vessel, सबसे अंदर का जो वॉल है वो. then epithelium of the Bowman's capsule. Okay, and the number three, basement membrane between these two layers. Okay, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जो आपको एरिया दिखाया गया है एनलार्ज करके, उसमें आपका बाउमेन कैप्सूल का जो एपिथेलियम है ये वाला, और ऊपर जो कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो हम जिसको बोल रहे हैं उसका जो एंडोथेलियम है वो, और उन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट सरफेस है. इन तीनों को क्रॉस करके उसको आना है. बहुत अच्छे से आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं. ब्लू वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. अंदर का जो है दैट इज एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी इटसेल्फ. और ये बाहर का जो पूरा एपिथेलियल लाइनिंग दिख रहा है, ओके, दैट इज ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल. इन तीनों को क्रॉस करके ब्लड को बाहर ब्लड में से यूरिन को फिल्टर होके बाहर निकलना है. ओके, नाउ एपिथेलियल सेल्स, पर्टिकुलरली पोडोसाइट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोडोसाइट्स of the Bowman's capsule are arranged in an
intricate manner, leaving some minute spaces called filtration slits. ओके, तो ये पोडोसाइट्स आप देख सकते हैं पूरा एक लेयरिंग करके यहाँ पे है। ओके, और ये उसके फूड प्रोसेसेस है किसके, मतलब अमीबा के जैसे ये पूरा फैला हुआ है पोडोसाइट, और वो स्लीट्स बना रहा है। हर जगह पे पूरा कवर नहीं किया, लेकिन रास्ते में कहीं पे आप देख सकते हैं ऐसे स्लीट्स जो बने हुए हैं। ओके, इसलिए इसको बोला इट इज अरेंज इन द इंट्रिकेट मैनर, लिविंग सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लीट्स, या जिसको हम स्लीट पोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे पूरा आपको दिखाया है कार्टून मैनर में, कार्टून डायग्राम ड्रॉ करके। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, ये पोडोसाइट का सेल बॉडी है। देखिए आप, मैंने अभी आपको बताया अमीबा के जैसे ये पूरा फैला हुआ है। ये दूसरा पोडोसाइट है और ये बना रहा है फिल्ट्रेशन स्लीट। ये आपका प्राइमरी प्रोसेस, ये सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस मतलब जो एक्सटेंड हो रहा है मेन एक्सिस, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोसेस, और उनमें से भी जो ब्रांचेस बन रहे हैं विच इज कॉल्ड पेडिसेल, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। देखिए कैसे होता है, ये आपका प्रोसेस आप देख सकते हैं, ये एफेरेंट से अंदर आ रहा है, उसमें से फिल्टर आउट होके जा रहा है ग्लोमेरुलस में, और यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये स्लीट्स में से देखिए आयंस बाहर जा रहे हैं। आयंस बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जा रहा है, जो आपको फिल्टर आउट करना है वो बाहर जा रहा है। आप देख सकते हैं बाकी जो सेल्स हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ आयंस भी बाहर नहीं जा रहे हैं, जिसको बाहर नहीं भेजना है वो नहीं जा रहा है। इट इज कंप्लीटली ए सिलेक्टिव प्रोसेस, और इसके बारे में आगे हम डिटेल में वैसे भी स्टडी करने वाले हैं। और ऐसा ही आपको डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, अलग अलग कलर के आयंस आपको शो किए गए हैं। अब देख सकते हैं ग्रीन कलर के कुछ प्रोटीन्स आपको यहाँ पे दिखाए, ग्रीन कलर के प्रोटीन मतलब जस्ट टू हाईलाइट, और बाकी ये ब्लू जो है दोज आर द अदर सॉल्यूट्स। तो आप देख सकते हैं किडनी में से हमें पता है कि प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या फिल्टर आउट हो रहा है, ओनली सॉल्यूट्स फिल्टर आउट हो रहे हैं, प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं हो रहा है। वो प्रोटीन एफेरेंट से जैसे आ रहा है टफ कैपिलरीज में से होके, इट इज माइग्रेटिंग टूवर्ड्स एफेरेंट आर्टेरियोल। ओके, अगर प्रोटीन फिल्टर हो रहा है इसका मतलब कि आपके किडनी में कोई इश्यूज हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे कुछ सेक्शंस में। Almost all constituents of the blood plasma except the proteins pass on to lumen of Bowman's capsule। तो Bowman capsule का जो lumen है, स्पेस जो है उसमें सभी constituents pass on हो जाते हैं other than proteins। About 1100 to 1200 ml of the blood is filtered by kidneys per minute। 1100 to 1200 ml of the blood is filtered by kidneys per minute। It constitutes about 1/5 of the total blood volume। ये हमें पता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना है, तो इट इज अबाउट 5 लीटर्स। तो ये ऑलमोस्ट 1/5, 20% ऑफ द ब्लड जो है वो पंप आउट होता है बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। ओके, 20% ऑफ द blood is pumped out by each ventricle of the heart in a minute। okay, और वही ब्लड जो है वो किडनी के यहाँ फिल्टर आउट होने के लिए आ रहा है। The amount of glomerular filtrate formed per minute is called glomerular filtration rate। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर मिनट जितना फिल्ट्रेशन हो रहा है, इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ओके, अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म्ड पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। Normal GFR of an healthy person is 125 milliliters पर मिनट, मतलब पर मिनट में 125 मिनट फिल्ट्रेशन 25 ml फिल्ट्रेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन सी द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द फिल्ट्रेशन
दैट इज 180 लीटर्स अ डे। एक दिन में 24 घंटे में 180 लीटर फिल्टर आउट होता है। ओके, लेकिन क्या इतना जो फिल्टर आउट हो रहा है बाय किडनीज, उतना यूरिनरी प्रोसेस होता है क्या? तो उतना तो नहीं होता है। 180 लीटर्स तो हम ड्रेन आउट नहीं कर रहे हमारे बॉडी से थ्रू यूरिन। ओके, तो फिर बाकी जो वॉल्यूम है कितना रह जाता है, और वो उतना कम वॉल्यूम ड्रेन आउट कैसे हो रहा है, सीक्रेट आउट कैसे हो रहा है, ओके, एलिमिनेट कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आगे प्रोसेस आएगी, दैट इज द कंसंट्रेशन प्रोसेस ऑफ द यूरिन। तो पहला काम था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन तो आपने कर दिया, फिल्टर आउट करके आप दे रहे हैं 180 लीटर्स पर डे। ओके, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे आयंस वगैरह हैं जो आपको बॉडी में रिटर्न चाहिए, उसको एलिमिनेट करना नहीं है। So 180 liters of the glomerular filtrate is produced daily, but 99% of this is reabsorbed by renal tubules itself. तो ग्लोमेरुलस ने तो 180 लीटर आपको फिल्टर करके दे दिया है, लेकिन 180 लीटर जो है वो आपको एलिमिनेट नहीं करना है, उसका 99% तो रीअब्सॉर्ब हो जाता है थ्रू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन इटसेल्फ, पीसीटी से लेके कलेक्टिंग डक्ट तक के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो। So normal volume of the urine released is only about 1.5 liters a day. Okay. From the filtrate, glucose, amino acids, sodium ions, etc. are reabsorbed actively and nitrogenous waste are absorbed passively. तो जो फिल्टर आउट हो रहा है ग्लोमेरुलस से, उसमें से जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, सोडियम आयंस हैं, ये सारे के सारे एक्टिव रीअब्सॉर्ब होते हैं। एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब यू रिक्वायर एनर्जी टू एब्सॉर्ब देम। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एब्सॉर्ब होते हैं पैसिवली, मतलब उनके लिए एनर्जी का यूज करने की जरूरत नहीं है। Passive reabsorption of water occurs in the initial segments of the nephron. Okay, reabsorption of water passively. तो वो इनिशियल सेगमेंट में ऐसा होता है, नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट मतलब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनल्स लूप हम बोल सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने ही वाले हैं अभी। नाउ सी द मूवमेंट ऑफ द आयंस। Okay, sodium, the red one, फिल्टर आउट होके आया है लेकिन रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में वापस जा रहा है, एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज। So in selective reabsorption, sodium, amino acids and glucose are reabsorbed from the filtrate back into the blood. तो अभी पार्ट वाइज हम देखते हैं रीअब्सॉर्प्शन का कौन से लोकेशन पे क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीसीटी रीअब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। पीसीटी जो है आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बहुत दूर तक नहीं जाने देते हैं चीजों को, जितना हो सके उतना ग्लोमेरुलस के नजदीक से उसको रीअब्सॉर्ब कर दो। तो पीसीटी ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को वही रीअब्सॉर्ब कर देता है, अबाउट 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स को भी वो एब्सॉर्ब करता है, और वाटर को भी वो एब्सॉर्ब करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीटी ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होके आया है यूरिन, और उसमें से HCO3-। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी चीज आपके दिमाग में रखिएगा, जो एरो आपको बाहर की तरफ दिखाए गए हैं ना फ्रॉम द ट्यूब्यूल, वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और जो एरो आपको ट्यूब्यूल की ओर दिखाए गए हैं वो एक्चुअली यूरिन में जाने वाला है। ओके, तो HCO3- रीअब्सॉर्ब हो रहा है, NaCl मतलब सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, और पोटेशियम आयन भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। जबकि H+ मतलब प्रोटॉन और एमोनिया, आप देख सकते हैं ये आप इसको फिल्टर आउट करवा रहे हैं फ्रॉम द पीसीटी इटसेल्फ। ओके,
for elimination. Simple cuboidal brush border epithelium of PCD increases the surface area of the reabsorption. Okay, जैसा फैलोपियन ट्यूब में ब्रश बॉर्डर होता है, ओके वैसा ही ब्रश बॉर्डर आपको यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऐसे यहाँ पे पीसीटी में भी ब्रश बॉर्डर सरफेस होता है विच इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सिर्फ और सिर्फ पीसीटी में ही होता है पूरे के पूरे नेफ्रॉन सिस्टम में, और कहीं पे नहीं. डीसीटी में भी नहीं है, हेनेल्स लूप में भी नहीं है, और कलेक्टिंग डक्ट में भी नहीं है. सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. ओके, कि ब्रश बॉर्डर सरफेस आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीटी में ही देखने मिलेगा. फाइन, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको एब्जॉर्ब करनी, इसीलिए वहां पे ब्रश बॉर्डर दिया गया है. Now Henel's loop, it maintains high osmolarity of medullary interstitial fluid. आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो एरिया है एक्चुअली ये सेक्शन किडनी का ही दिखा है, कॉर्टेक्स रीजन, आउटर मेड्यूला एंड द इनर मेड्यूला. तो हेनल्स लूप का काम क्या है यहाँ पे, तो इट एक्सटेंड्स इन द मेड्यूलरी रीजन, और मेड्यूलरी रीजन में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मतलब जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, वो लोकेशन जो है वहां पे ये ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करने का काम करता है. अब हेनल्स लूप में हमें पता है दो पार्ट है, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब. तो उसमें से जो डिसेंडिंग लिम्ब है इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट. डिसेंडिंग लिम्ब is actually permeable, बहुत important question, is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. किसी भी आयन को ये मूव नहीं होने देगा outside या inside. Okay, and because of that it concentrates the filtrate. कैसे देखिए, तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो पीसीटी में एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वापस रीएब्जॉर्ब अब जो बचा है वेस्ट मटेरियल ज्यादातर इसमें होगा, और उसमें मीडिया कौन होगा, तो वाटर. तो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर को ये मूव होने दे रहा है आउटसाइड, पर्टिकुलरली डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर को ये रीएब्जॉर्ब होने दे रहा है. अब देखिए वाटर अगर बाहर जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन था, यूरिन इज एक्चुअली सॉल्यूशन, ये हमें पता है, बहुत सारे आयंस और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट उसमें डिसॉल्व्ड हैं. तो देखिए ये यूरिन नीचे जैसे जैसे आता जाता है, वाटर की मूवमेंट आउटसाइड हो रही है, तो इसका मतलब ट्यूब्यूल के अंदर जो रहा वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो रहा है, बिकॉज सॉल्वेंट जो है आपका दैट इज वाटर वो एलिमिनेट हो रहा है, सॉल्वेंट कम हो रहा है, इसकी वजह से सॉल्यूट जो है उसका कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ेगा. तो यूरिन का कंसंट्रेशन करने का काम डिसेंडिंग लिम्ब में होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये अब बाकी काम यू टर्न लेके अब जाएगा असेंडिंग लिम्ब में. तो असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, तो मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर्स, क्योंकि ज्यादातर रीएब्जॉर्प्शन तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हो चुका है, थोड़ा बहुत जो और बाकी है वो डिस्टल में होगा. तो मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में होता है. अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन इज चेंज्ड. इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, सो फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड. नीचे जाते वक्त उसको कंसंट्रेट किया, और यू टर्न लेके जब ये ऊपर जा रहा है असेंडिंग लिम्ब में, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट को बाहर जाने दे रहा है, NaCl मतलब Na+Cl-, इसको बाहर जाने दे रहा है, लेकिन वाटर को ये अलाउ नहीं करता है. सो होगा क्या, अब आयंस बाहर जा रहे हैं, वाटर तो अंदर जितना था उतना है, इसका मतलब डाइल्यूशन होना शुरू होगा. तो नीचे आने के वक्त कंसंट्रेशन बढ़ता है, ऊपर जाते वक्त कंसंट्रेशन कम हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है. ओके, अब आइए डीसीटी पे. इन डीसीटी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस. कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर, ये यहां पे होता है. ओके, देन कलेक्टिंग डक्ट. कंडीशनल का मतलब क्या है,
जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ज्यादातर तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ने कलेक्ट कर लिया है। कंडीशनल का मतलब जितना ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए चाहिए उतना तो रहेगा। ओके, collecting duct extends from the cortex to the inner part of the medulla. It reabsorbs large amount of water to concentrate urine. ओके, कलेक्टिंग डक्ट ज्यादातर वाटर इसमें से एलिमिनेट कर देता है। सो जितना हो सकता है फाइनल कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द यूरिन ये यहाँ पे होता है। It allows small amount of urea into medullary interstitium to keep osmolarity। अब देख सकते हैं यहाँ पे यूरिया को भी बाहर जाने दिया है। क्वेश्चन ये होना चाहिए यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए तो इतना पूरा हम काम कर रहे हैं, तो फिर यूरिया को बाहर क्यों जाने दे रहा है कलेक्टिंग डक्ट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में? तो चैनल बंद नहीं करना है, ये आयन थोड़े वहां पे रहने चाहिए। यूरिया जो है इन द डिजॉल्व फॉर्म वो वहां पे रहना चाहिए, सो दैट टू इट विल अलाउ टू सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, और उसकी वजह से ऑस्मोलरिटी भी मेंटेन होने वाली है। तो थोड़ा बहुत यूरिया वहां पे एलिमिनेट होगा, रीएब्सॉर्ब होगा, आप बोल सकते हैं। ओके, लेकिन ज्यादातर तो यहां से एलिमिनेट होने वाला है। Now the third part, which is the tubular secretion. तो tubular secretion में क्या है? So cells of the PCT and DCT maintain ionic, that is K plus Na plus balance, okay, Na and K balance, and acid base balance, that is the pH of the body fluids by selective secretion. Selective secretion चल रहा है यहाँ पे protons का, that is H plus, K plus and ammonia into the filtrate and absorption of HCO3 minus from it. तो सिलेक्टिव सिक्रीशन करने देते हैं पीसीटी और डीसीटी, के प्लस का, एच प्लस का, एमोनिया का, फिल्ट्रेट में इसको जाने देते हैं, और HCO3 माइनस को ये रीअब्सॉर्ब करते हैं, ये हमें पता है। ओके, collecting duct maintains the pH and ionic balance of the blood by the secretion of H plus and K plus आयंस। तो कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है? पीएच को मेंटेन करना, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना, ब्लड के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना बाय सिक्रीशन ऑफ द H प्लस एंड K प्लस आयंस। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल जो है उन tubular reabsorption from fluid to blood, और ऐसे ही tubular secretion from blood into the fluid। मतलब पहले ये दे रहा है H plus K plus एमोनिया, यहाँ पे जा रहा है और फिर वापस यहाँ पे भी आ रहा है रिटर्न। ओके, तो ये क्यों है? टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस बिटवीन दिस टू, क्योंकि पहले ही हमने देखा था कल एनाटॉमी में कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रन होते हैं ना। फाइन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड कैपिलरी और डिस्टल ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का कनेक्शन विद ब्लड कैपिलरी। H प्लस और K प्लस को एलिमिनेट कर रहे हैं, यूरिया को भी एलिमिनेट कर रहे हैं। ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स इन द सेंस के मेडिसिन भी इसमें आ रहे हैं जो मेटाबोलाइज नहीं हुए, वो सभी चीजें यूरिन के थ्रू फिल्टर आउट होने वाली है। ओके, सो ये पूरा जो यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है, आप समझिए कि ब्लड में एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो वेस्ट मटेरियल को लेके आए, नाइट्रोजनस वेस्ट को, इसको स्क्वीज आउट करना है। यहाँ पे स्क्वीज आउट करने का मतलब क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ पे हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, और बाकी जो ब्लड है वो एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू निकल जाएगा, यहाँ से पास ऑन होके आगे जाएगा। ग्लोमेरुलस में से ये जब फिल्टर आउट होता है देन इट इज कमिंग टुवर्ड्स द PCT, that is proximal convoluted tubule। यहाँ पे कुछ मार्क्स भी आप देख सकते हैं। सॉल्यूट के लिए ये रेड वाला मार्क है, वाटर के लिए ब्लू वाला मार्क है। सॉल्यूट्स और वाटर PCT में रीएब्सॉर्ब होते हैं, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे जा रहा है। अब उसमें भी आप देखिए कि PCT के बाद जो हेनल स्लोप शुरू हो रहा है उसमें ज्यादातर एरिया जो डिसेंडिंग लिम्ब का है वो थीन है, इसलिए यहाँ पे लिखा है थीन डिसेंडिंग लिम्ब। ओके,
तो थीन डिसेंडिंग लिम्ब में ऑप्शन क्या है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो सकता है लेकिन आयंस नहीं हो सकते हैं, तो इसकी वजह से जो आपका फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है। फिर जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो यू टर्न लेके असेंडिंग लिम्ब के ओर जा रहा है, वहां पे असेंडिंग लिम्ब का ज्यादातर एरिया जो है वो थिक है, वो आयंस को मूवमेंट करने के लिए सॉल्यूट्स को अलाउ करता है लेकिन वाटर को अलाउ नहीं करता है। ओके, और फिर आप जब डीसीटी में आ रहे हैं तब आप देख सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन तो दिखाया हुआ है लेकिन क्या दिखाया है, वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, डिपेंड करता है, कंडीशनल। यहाँ पे डीसीटी में कंडीशनल होता है, यहाँ पे तो होना ही होना है, श्योर शॉर्ट है ये। यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोलारिटी, पीएच ऑफ द ब्लड एज वेल एज यूरिन एंड एवरीथिंग। फिर बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है तो वहां पे भी ऐसा ही है। अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये माइनर कैलिक्स में जाएगा, मेजर कैलिक्स में जाएगा और अल्टीमेटली ये ureter and then urethra. Okay, then it is going to be eliminated out from the body. So dear students, आज हमने जिसके बारे में डिस्कस किया दैट इज यूरिन फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन और उसके पीछे जो पूरा जो काम करता है सिस्टम, दैट इज द काउंटर करंट सिस्टम ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म, कल खत्म भी हो जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो 2 लेक्चर अभी और चाहिए हमें और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 दिन के बाद। ओके, सो प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ask as many as questions you can. Okay, fine, till then have a nice day.